जैसा कि आपको पता है पहला चैप्टर अपना चल रहा है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जो लगभग अपन 70% कर चुके हैं। आज अपन क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो देखिए पहले तो आप कल जो अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे अपन, और उसमें अपन ने कहा था कि दो स्थिति अपन लेंगे। और कौन कौन सी स्थिति? एक तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, ठीक है। अक्षीय स्थिति का ही दूसरा नाम अपन ने लिखा था अनुदैर्ध्य स्थिति। तो अनुदैर्ध्य स्थिति पर अपन ने कल जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो निकाल लिया था, और आया कितना था तो एक बार देख लीजिए। वो जो वैल्यू आई थी ई अक्षीय, वो आई थी आपके 2kp/r³, ठीक है। ये लास्ट अपन ने टॉपिक करा था। फिर मैंने कहा था अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे कि जो इसकी बची हुई स्थिति है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, जिसका दूसरा नाम क्या है अनुप्रस्थ स्थिति कह सकते हो, और तीसरा नाम एक और है इसका विषुवतीय स्थिति, और क्या कह सकते हैं अपन विषुवतीय स्थिति, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे किस पर, इस जो आपकी निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और फिर इन दोनों का एक रिलेशन है अक्षीय और निरक्षीय का, और उसी से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन। देखो तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, एक द्विध्रुव लेंगे, और इस द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य की दूरी आपको पता है 2a लेते हैं, और द्विध्रुव का मध्य बिंदु O रहता है, ठीक है। अब बात करें अपन निरक्ष की, तो मैं इससे पहले जब विद्युत द्विध्रुव आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने समझाया था कि ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसको यदि आप दोनों और आगे बढ़ाते हो तब तो ये बनता है अक्ष। क्या बनता है ये द्विध्रुव का अक्ष। जबकि इसके मध्य बिंदु O पर यहाँ लंब खींचा जाए तो ये जो लंबवत रेखा है इसे हम क्या कहेंगे निरक्ष। ये द्विध्रुव के क्या है बोलो निरक्ष। और इस निरक्ष पर हमें क्या करना है, एक बिंदु लेना है, और इस बिंदु P पर या जो बिंदु जो भी लोगे आप उसकी अपन को गणना करनी है विद्युत क्षेत्र की, ठीक है। तो एक बिंदु ले लेते हैं अपन, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ले लिया मैंने P, और जो भी बिंदु लिया जाता है चाहे अक्ष पे लेवे चाहे निरक्ष पे, उसकी दूरी हमेशा कहाँ से काउंट करनी है, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से हमेशा इसकी दूरी ली जाती है। कितनी लेंगे यहाँ पर, तो देखिए इस बिंदु P की दूरी अपन मध्य बिंदु से ले लेते हैं r, स्मॉल r अपन ने दूरी ले ली। फिर देखेंगे कि जो प्लस क्यू आवेश है यहाँ से इसकी दूरी और माइनस क्यू आवेश से इसकी दूरी, ये दूरियां भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि जब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे KQ/r², तो यहाँ हमारे को जरूरत पड़ेगी कि r का जो वैल्यू है वो कितनी है, ठीक है। तो r की वैल्यू रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से P से माइनस क्यू की दूरी और P से प्लस क्यू की दूरी पहले से निकाल के रखनी पड़ेगी। अब उसको कैसे निकालना है तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यहाँ इस डायग्राम को थोड़ा सा वापस बनाएंगे अपन। यहाँ बिंदु P ले लीजिए आप, और ये मान लीजिए प्लस क्यू आवेश आपका बिंदु A पर है और माइनस क्यू आवेश आपका बिंदु B पर है, ठीक है। अब देखिए ये आपने जो खींचा है वो है इस भुजा पे लंब, और ये जो टोटल जो डिस्टेंस है वो है 2a, ठीक। और यहाँ से यदि बात करें अपन आधी दूरी की, तो टोटल डिस्टेंस यदि 2a है तो आधी कितनी हो जाएगी बोलो a, और इधर भी कितनी हो जाएगी a, ठीक है। अब अपन निकालते हैं कि P से A की डिस्टेंस कितनी है और P से B की डिस्टेंस कितनी है। तो आप जानते होंगे कि यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है POA। क्या त्रिभुज बन रहा है बोलो, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज POA में। अब POA में हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए P से A तक की दूरी, और आप P से A तक की दूरी को देखोगे तो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं अपन कर्ण। ये क्या हमारे लिए कर्ण है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो आप देखो समकोण त्रिभुज POA में आप लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो क्या लिखोगे बोलो, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपका कथन है किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। अब आपके कर्ण तो आपको निकालना है, बाकी दोनों चीजें आपके पास है। ये दूरी अपन ने कितनी मान रखी है r, ये यहाँ पे लिख रखा है ना r।
तो आर हो गया आपका लंब, आधार हो गया आपका ए। तो दोनों मान हमारे पास हैं, तो कर्ण स्क्वायर का मान क्या आएगा, देखो आप, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू हमारे पास कितनी है ए, और ऊपर क्या लगाना है स्क्वायर, फिर प्लस लंब की वैल्यू कितनी है आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब हमें केवल कर्ण चाहिए, तो यहाँ से क्या हटा दो, स्क्वायर हटा दो। यदि इधर से स्क्वायर हटाओगे तो वो उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, अंडर रूट। बात समझ में आ रही है आपको? इस प्रकार हमारे को जो कर्ण है पी ए, इसकी वैल्यू हमारे को प्राप्त हो गई, और कितनी आई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब जब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो ये दूरी हमारे काम में आएगी, क्योंकि हम कहते हैं जो KQ बट्टे R है, वो R हमारे लिए क्या होता है, आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी, आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है भाई, तो अपन पहले से निकाल के रखेंगे, तो सीधा वहां पर पुटअप कर देंगे। ठीक है भाई। अब सेम टू सेम देखो, जिस प्रकार से ये समकोण त्रिभुज के अंदर आपने कर्ण निकाला, इधर भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है POB। ठीक है, इसमें भी फिर से क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो जो वैल्यू आएगी सेम टू सेम आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, जैसा इसमें लगाया ना अपन ने पाइथागोरस प्रमेय, वैसे ही उसमें लगा देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो हुआ कि अपन जो दूरियां हमें चाहिए वो अपन ने फाइंड करी। अब बात आती है कि किस प्रकार से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो वो देखिए आप। देखो कैसे लिखेंगे अपन, कि बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी सबसे पहले अपन किसकी सहायता से निकालेंगे, प्लस Q आवेश की सहायता से, और फिर निकालेंगे माइनस Q आवेश की सहायता से, फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी नेट निकालेंगे। तो अभी हम देखते हैं पहले कि प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी आती है। तो यहाँ लिखेंगे अपन E प्लस Q वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन, देखो सूत्र होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो के का के, क्यू का क्यू रख दिया। अब आर की बात आती है, तो आर होती है आवेश से बिंदु के बीच की दूरी। आवेश आपका ये रहा प्लस क्यू, और बिंदु ये रहा, तो इनके बीच की दूरी मैंने पहले से निकाल के यहाँ पर रख दी है, वो कितनी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि सूत्र में क्या है, के क्यू बटे आर स्क्वायर है, तो डिस्टेंस के ऊपर क्या लगेगा, होल पावर 2 लगेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर आपने वेक्टर लिखा है, तो पीछे आपको क्या बतानी पड़ेगी, दिशा भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या है कि वेक्टर राशि है, तो सदिश को दर्शाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ दिशा लिख रहे हैं। और दिशा के बारे में मैंने बताया कि प्लस क्यू आवेश जब भी आपको दिखे, तो उस आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलेगी और अनंत की ओर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चाहिए, तो प्लस क्यू की वजह से बाहर की ओर होगी, यानी ये डायरेक्शन बनेगी आपकी किसकी, ई प्लस क्यू वेक्टर। ठीक है भाई, तो यहाँ अपन लिखेंगे ए से पी की ओर, यहाँ क्या लिख देंगे, ए से पी की ओर, यानी ए पी वेक्टर। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये अपन ने किससे निकाला, प्लस क्यू आवेश के कारण। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे अपन, माइनस क्यू आवेश के कारण। इसी प्रकार बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है भाई, जैसे आपने प्लस क्यू की वजह से निकाली है, वैसे सेम टू सेम कैसे निकाल लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो ई माइनस क्यू वेक्टर ये कैसे आएगा। देखो बात करें माइनस क्यू आवेश की, तो ये बिंदु बी पर है, तो अब जो दूरी है पी से बी के बीच की काम में आएगी, तो हम के का के लिखेंगे, क्यू की जगह क्यू रहेगा, लेकिन जो डिस्टेंस है वो आप देखोगे पी से बी के बीच की, तो जो ए से पी के बीच की दूरी है वो की वही कितनी है, पी से बी के बीच में, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ आपको दिशा लिखनी है, तो ध्यान रखना माइनस में हमेशा दिशा अनंत से माइनस की ओर होती है, अनंत से माइनस की ओर होगी, तो यहाँ डायरेक्शन लिखना है, तो P से B की ओर, ये जो डायरेक्शन है ये होगी आपकी किसकी, E माइनस क्यू वेक्टर। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ P से B की ओर, यानी PB वेक्टर। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। बात समझ में आ गई आपको? तो हमने अभी तक क्या किया है, बिंदु P पर प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के कारण अलग अलग जो वैल्यू आई, E प्लस क्यू वेक्टर और E माइनस क्यू वेक्टर, ये निकाल लिया। अब हम बात करते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा।
तो परिणामी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि दोनों जो आपने विद्युत क्षेत्र निकाले क्या वो सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ देख रहे हैं एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ, यानी इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। जब सेम डायरेक्शन नहीं है तो हम देखेंगे क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आपको अपोजिट भी नहीं दिख रहा है, ना तो सेम डायरेक्शन में है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, और फिर भी ये सदिश राशि है। तो इनका जब आपको परिणामी निकालना है तो एक चीज याद रखना, आपको घटक करने पड़ेंगे। बोलो क्या करने पड़ेंगे? घटक। अब घटक कैसे किया जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। आप यहाँ क्या करना है आपको कि ये जो लाइन है आपकी यहाँ पे कौन बना रही है? थीटा। कौन सी? जो बिंदु P तक जा रही है A से, वो कितना कोण बना रही है? थीटा। इधर भी थीटा कोण है, इधर भी थीटा कोण पर ये झुकी हुई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो द्विध्रुव का अक्ष है इसके समांतर यहाँ एक रेखाखंड खींचेंगे। किसके समांतर खींच रहे अपन? ये जो द्विध्रुव का अक्ष है या दोनों आवेशों को मिलाने वाला रेखाखंड है, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे जो यहाँ बिंदु P से इधर जा रही है। अब देखो, जो ये जो तिरछी रेखा है ये इन दोनों समांतर रेखाओं के लिए तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो यदि ये कोण थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। आपको पता होगा कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पे अंत एकांतर कोण बनता है, ठीक है, और अंत एकांतर कोणों का मान होता है बराबर। तो ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। और मैंने कहा था ये भी थीटा है, तो यहाँ एक जेड की आकृति बन रही है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? थीटा, यानी ये एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। अब बात करें तो आपका जो घटक है वो कैसे किए जाएंगे, तो घटक के लिए आपको दो लाइन याद रखनी। यदि आप सदिश से थीटा की तरफ जाते हो, सदिश से थीटा की तरफ जाते हो तब तो उसके साथ लगता है कोस थीटा। क्या लगेगा बोलो? थीटा की तरफ जाने पर तो लगेगा कोस थीटा और थीटा के विपरीत जाने पर लगेगा साइन थीटा। जैसे देखिए E प्लस क्यू वेक्टर है, यदि इसका घटक आप थीटा की तरफ कर रहे हो तो यहाँ लगेगा E प्लस क्यू वेक्टर और साथ में लग जाएगा आपके कोस थीटा। क्या लग जाएगा बोलो? कोस थीटा। एक यहाँ साइन नहीं, यहाँ कोस लगाना, ठीक है, ये लगा दिया मैंने कोस थीटा। अब इसी E प्लस क्यू वेक्टर का आप किसकी तरफ कर रहे हो? थीटा के विपरीत घटक कर रहे हो। एक तो थीटा की तरफ हो गया, एक विपरीत साइड में यानी ऊपर की साइड करोगे तो यहाँ E प्लस क्यू साइन थीटा लग जाएगा। ये दो घटक हो जाएंगे, एक E प्लस क्यू साइन थीटा और एक E प्लस क्यू कोस थीटा। कोस थीटा थीटा की तरफ वाला घटक है और उसके अपोजिट हो जाएगा साइन, ठीक है भाई। ऐसे कैसे आपके E माइनस क्यू वेक्टर जो इस नीचे की ओर है इसका भी आपको करना पड़ेगा थीटा की तरफ घटक, यानी इस साइड में, तो ये होगा E माइनस क्यू वेक्टर और साथ में लग जाएगा कोस थीटा। और इस थीटा के विपरीत करोगे तो लगेगा E माइनस क्यू वेक्टर साइन थीटा। ये आपके चार घटक हो गए। चारों घटकों में से दो घटक आपको दिख रहे हैं जिनकी दिशा सेम है, E प्लस क्यू वेक्टर साथ में कोस थीटा और E माइनस क्यू वेक्टर साथ में कोस थीटा, ये सेम डायरेक्शन में है। और E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा, ये अपोजिट डायरेक्शन। और इनका जो वैल्यू देखोगे आप, चाहे समीकरण 1 से देखो चाहे समीकरण 2 से देखो, जब सोल्व करने पर देखेंगे तो देखो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो देखेंगे वैल्यू के क्यू बट्टे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर भी के क्यू बट्टे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी वैल्यू दोनों की सेम है। जब परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है, कोई भी दो राशियां जो कि सदिश है लेकिन परिमाण में समान हो, दिशा में विपरीत हो, तो वो एक दूसरे को निरस्त कर देती है। निरस्त करने का क्या कारण है? जैसे यहाँ देखिए E प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर की तरफ है और E माइनस क्यू साइन थीटा नीचे की तरफ। अब दोनों का परिमाण समान है तो E माइनस क्यू साइन थीटा E प्लस क्यू साइन थीटा को क्या कर देगी? कैंसिल आउट। ये तो हो गए कैंसिल। लेकिन E प्लस क्यू कोस थीटा और E माइनस क्यू कोस थीटा ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में, और जब भी कोई सदिश राशियां सेम डायरेक्शन में हो, दो या दो से अधिक हो, तो हमेशा उनका क्या हो जा, ये आपस में जुड़ जाती है। क्या हो जाएगी भाई? जुड़ जाएगी। तो आगे किस प्रकार से करेंगे, यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए बिंदु P पर हम निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, जब परिणामी की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, केवल जो हमारे पास कोस वाले घटक है ये तो जुड़ जाएंगे और बाकी सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ठीक है भाई, तो देखिए ई नेट
बराबर ई प्लस क्यू वेक्टर साथ में है cos थीटा, और फिर है ई माइनस क्यू वेक्टर और साथ में है cos थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। अब जोड़ोगे तो हमें पता है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अभी अपन ने जो समीकरण 1 व 2 बनाए उससे क्या मिल रहा है आपको कि ई प्लस क्यू वेक्टर इसका जो मापांक मतलब परिमाण है वो किसके बराबर आ रहा है, ई माइनस क्यू वेक्टर, दोनों की वैल्यू बराबर है और कितनी है के क्यू बट्टे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इनकी दोनों की वैल्यू। डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन अपन ने क्या करा, घटक किए और घटक करके अपन ने दो घटक ऐसे आए हमारे पास जो अपोजिट साइड में थे तो वो घट गए निरस्त हो गए, और दो सेम डायरेक्शन में ये दोनों जोड़ रहे अपन, जब जोड़ेंगे तो देखो क्या आएगा, ई नेट बराबर ई प्लस क्यू कोस थीटा। अब प्लस क्यू वाला और माइनस क्यू वाला जब सेम है तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 ई प्लस क्यू कोस थीटा, और इसका वैल्यू है वो कितना है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सॉरी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और साथ में है कोस थीटा। अभी ये तो पूरा सरल हो रखा है, अब बात आती है कोस थीटा की, कि कोस थीटा का कोई वैल्यू आप रख सकते हो क्या, बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज अभी मैंने बताए, वहां से हम क्या करेंगे कोस थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो किस प्रकार से सरल होगा देखिए। समकोण त्रिभुज फिर से लेना पड़ रहा है अपने को, कौन सा, पी ओ ए में, और इसमें क्या लगाना है आपको कोस थीटा। कोस थीटा का मान याद रखना आप, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है, बोलो कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, पहले बता दिया मैंने ए है, और कर्ण कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका कर्ण। अब यहाँ से आप इस कोस थीटा का मान कहाँ रख दीजिए, इस ऊपर वाले समीकरण में, तो क्या बनेगा ई नेट बराबर यहाँ है 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और साथ में है cos थीटा, और cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे बोलो, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसके ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट, देखो अंडर रूट कह दीजिए यानी वर्गमूल है, चाहे आप अंडर रूट लगा दो या इसकी होल पावर जो है वो 1/2 लगा दो, यानी आधी जो पावर होती है वही एक तरीके से किसका मान होता है, वर्गमूल का, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1/2 लिख दूंगा पावर, और इसके ऊपर कितनी है 1। अब आप जो अपॉन में दोनों राशियां हैं या ये जो गुणा में है इनको देखोगे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सेम है कि नहीं, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, कब, जब आधार गुणा में हो और सेम हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज लगेगी। अब कैसे करेंगे आगे देखो, ई नेट बराबर 2 के क्यू और गुणा में है ए अपॉन में ये इनका जो बेस है सेम है तो पावर इनकी जोड़ दीजिए, 1 और 1/2 जुड़ के कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बोलो 3/2। अब देखो एक चीज आपको मैंने पहले ही बता रखी है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो आपका P होता है Q गुणा 2a, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके आवेश गुणा दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, तो यहाँ Q इंटू 2 दिख रहा है क्या आपको, ये देखिए यहाँ पे देखो, ये रहा Q, ये रहा 2, ये रहा है, यानी Q इंटू 2a यहाँ से बन जाएगा, तो उसकी वैल्यू तो रख देंगे अपन कितनी P, तो ये रख दिया मैंने P, क्या बच गया साथ में K बच गया, बटे में क्या बचा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है भाई। अब एक लास्ट कंडीशन कि यदि, क्या कंडीशन है बोलो, यदि R बहुत ही बड़ा हो किससे, A से हो तो क्या कर देंगे, A को नेग्लेक्ट कर देंगे, ए को नगण्य माना जा सकता है, जैसे नगण्य करोगे तो आएगा के पी अपॉन, यहाँ बच जाएगा केवल और केवल आर स्क्वायर, ए को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, की पावर कितनी है 3/2। अब पावर के ऊपर पावर आ रही है तो आपको पता है पावर के ऊपर पावर आती है तो वो हो जाती है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लास्ट जो अपना फॉर्मूला आएगा वो आएगा के पी अपॉन आर क्यूब, क्या है बोलो के पी अपॉन आर क्यूब। और कल अपन ने जब अक्षीय स्थिति पे किया था तब क्या आया यहाँ पर 2 के पी अपॉन आर क्यूब, फर्क इतना ही है, तो यहाँ दिख रहा है आप दोनों मतलब जो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति है दोनों में एक रिलेशन आ रहा है, और वो क्या रिलेशन है, और इसी से एक क्वेश्चन बनेगा
तो देखो क्वेश्चन ये बनता है कि पहले तो ये आप देखिए कि अक्षीय और निरक्षीय पे क्या रिलेशन है। तो आपका जो ई अक्षीय है, अक्ष पर आपने जब निकाला तो उसकी वैल्यू आई 2kp अपॉन आर क्यूब, और इसी को आपने निकाला निरक्ष पे या निरक्षीय स्थिति पर, तो जो वैल्यू आई वो आई kp अपॉन आर क्यूब। दोनों में सिमिलर क्या चीज दिख रही है आपको कि लगभग वैल्यू सेम है, kp बटे आर क्यूब इसमें भी आ रहा है, kp बटे आर क्यूब इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें 2x आ रहा है, यानी कौन डबल हुआ, ई अक्षीय निरक्ष का डबल है। तो रिलेशन कैसे लिखेंगे, ई अक्षीय इक्वल टू 2 इंटू ई निरक्षीय। बात समझ में आ गई आपको, ये इनके मध्य रिलेशन है। ये आपको अनुपात पूछ ले कि ई अक्षीय रेशो पूछ ले ई निरक्षीय से, तो क्या बताओगे बोलो, तो ये बताओगे कि ई अक्षीय पे जो है वो डबल होता है किसका, निरक्षीय का। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अक्षीय और निरक्षीय पे ध्यान रखना, अक्षीय पर डबल होता है निरक्षीय का। बात समझ में आ गई आप, आगे चलते हैं। अब ये बात होगी अक्ष और निरक्ष पे, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी मैंने यहाँ पे आपके क्लियर कर दिया। फिर बात करते हैं अपन अगले टॉपिक की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे अभी लास्ट ईयर 2022 का जो एग्जाम हुआ था आपके एंट्रेंस एग्जाम, उसमें इससे क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार इस टॉपिक को समझो पहले आप, फिर आपको वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। टॉपिक ये कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर एक तो आपको निकालना है बल और एक निकालना है बल आघूर्ण। ठीक है, आप 11th और 12th दोनों क्लासों में बल आघूर्ण भी पढ़े हो, बल भी पढ़े हो। यहाँ अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जब आप द्विध्रुव को रखोगे तो क्या कंडीशन बनेगी, तो देखिए ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र अपन ने बना दिया। ठीक है, ये डायरेक्शन है इस तरफ, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इस तरफ से उस तरफ। ठीक है, यानी इधर कहीं प्लस है और उधर कहीं माइनस है, तो जो डायरेक्शन होगी वो प्लस से माइनस की ओर हो जाएगी। आगे बात समझ। अब इनके मध्य रखना है हमारे को विद्युत द्विध्रुव। क्या रखना है बोलो, विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ रख दिया मैंने प्लस क्यू आवेश और यहाँ रख दिया माइनस क्यू आवेश, और बीच की डिस्टेंस ले लिया अपन ने 2a। क्या रख दिया भाई, ये रख दिया आपने द्विध्रुव। अब इस द्विध्रुव पर हमें निकालना है एक तो बल और एक बल आघूर्ण। ठीक है, तो निकालते हैं। देखो बिल्कुल आसान है, आपको ये तो पता है कि इधर कहीं प्लस होगा इधर कहीं माइनस होगा, तभी प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और प्लस प्लस को क्या करता है प्रतिकर्षित, और प्लस माइनस को क्या करता है आकर्षित। इसलिए इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस प्लस क्यू आवेश पे तो इस तरफ बल लग रहा है, यानी एफ प्लस क्यू का जो डायरेक्शन है वो तो रहेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में, लेकिन ई माइनस क्यू पे जो बल लग रहा है वो लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन। ई माइनस क्यू की जो डायरेक्शन है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत। ठीक, अब ये जो आपका द्विध्रुव है इस पे बल निकालते हैं पर सबसे पहले, तो लिखेंगे क्या बोलो, विद्युत क्षेत्र के कारण, किसके कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बल। अब जो बल लगेगा वो किसकी वजह से लग रहा है, विद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है। किस पे लग रहा है, तो प्लस क्यू आवेश पे लग रहा है। ठीक है, कितना लगेगा, तो देखिए अपन ने एक सूत्र पढ़ा था E बराबर एफ अपॉन क्यू नोट, याद है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से मैं F का मान निकाल सकता हूं, F इजिकल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा, यानी कि आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र, ये आपका बल का मान हो जाएगा। तो यहाँ मेरे को चाहिए बल का मान, तो मैं निकाल दूंगा सबसे पहले F प्लस क्यू वेक्टर। इस पे जो बल लगेगा वो लगेगा Q गुणा E, डायरेक्शन आपको पूछे तो आप E वेक्टर के दिशा में, E वेक्टर की दिशा में, यानी कि जिस तरफ आपका विद्युत क्षेत्र है उसी तरफ आपका क्या लग रहा है, प्लस क्यू आवेश पर बल। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो डायग्राम, इसी तरफ आपके लग रहा है F प्लस क्यू वेक्टर। जबकि विद्युत क्षेत्र के कारण माइनस क्यू आवेश पे पूछे आपको कि माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, तब आप क्या निकालोगे, तो F माइनस क्यू वेक्टर बराबर
यहाँ वापस से Q इंटू ई लिखेंगे, लेकिन अब जो डायरेक्शन है वो E के विपरीत हो जाएगी, E के विपरीत, ये हो जाएगा E के विपरीत, और समीकरण बन गए ये 2। बात समझ में आ रही है? द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो जो बल लग रहा है वो अपन ने निकाल लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि कुल बल कितना लगेगा। देखो यहाँ पहले हेडिंग में देखिए, पहले निकालना है बल, फिर निकालना है बल आगू। तो बल कैसे निकालेंगे उसके लिए देखिए, द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल, द्विध्रुव पर लगने वाला कुल सामान्य बल, क्या लिखेंगे भाई, द्विध्रुव पर लगने वाला कुल सामान्य बल। कुल सामान्य बल यानी F नेट इज, अब दोनों आप जब देखोगे समीकरण 1 व 2 के अंदर, तो एक तो लग रहा है देखिए आप ई वेक्टर की दिशा में, दूसरा लग रहा है ई वेक्टर के विपरीत। मतलब एक ही आपकी जो वस्तु है इस पे दोनों साइड में बल लग रहे हैं, पर हमें निकालना है परिणामी सामान्य बल, यानी कुल कितना बल लग रहा है। तो जब कोई सदिश राशि हो और डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और घटाने से हमारे को कुल प्राप्त हो जाएगा, यानी नेट प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, F प्लस क्यू वेक्टर, इसमें से घटाना पड़ेगा F माइनस क्यू वेक्टर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। नहीं तो अपन क्या करते हैं, इनको जोड़ते। अब F प्लस क्यू और F माइनस क्यू की जो वैल्यू है वो आप समीकरण 1 व 2 से लिख दो। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर जब वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर तो क्या बनेगा, देखो F नेट इजिकल, इसकी वैल्यू भी Q इंटू ई है, फिर माइनस इसकी भी वैल्यू Q इंटू ई है, दोनों सेम है, अपोजिट डायरेक्शन है, घट जाएंगे और जीरो हो जाएंगे। कितना हो जाएगा बोलो, जीरो। अब हमें पता चला कि कोई भी एक द्विध्रुव है और उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो उस पर लगने वाला जो सामान्य बल है वो तो क्या हो जाएगा बोलो, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। अब यहां इस एक बार इस द्विध्रुव को और देख लो आप, यहां आपको दिख रहा है कि इस द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं, एक प्लस क्यू आवेश पर इस तरफ लग रहा है, एक माइनस क्यू आवेश पर इस तरफ लग रहा है, और कुल बल आपका कितना प्राप्त हो रहा है, जीरो। तो क्या इस पे बल आघूर्ण नहीं लगेगा, केवल बल की बात करें तो जीरो आ रहा है, तो क्या बल आघूर्ण नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना, जब भी किसी वस्तु पर इस प्रकार से बल लगे कि उस पर लगने वाले बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग, जैसे एक बार इस मार्कर को देखिए आप, यदि इस मार्कर पे मैं ऊपर वाले सिरे पे इस तरफ बल लगाऊं, ठीक है, और नीचे वाले सिरे पे इस तरफ बल लगाऊं, बराबर लगा रहा हूं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बल लगेगा ये कैसे घूम जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, एक ऊपर वाले सिरे पे बल लगा रहा हूं इस साइड में, उसके अपोजिट नीचे वाले सिरे पे लगा रहा हूं बल, ठीक है, बराबर लगा रहा हूं लेकिन विपरीत दिशा में लगा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, अपने अक्ष पे घूम रहा है। और घुमाने का जब भी कोई कार्य होगा, जब भी कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है तो वो कार्य किया जाता है बलागुण के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा, बलागुण के द्वारा। बलागुण तभी प्राप्त होता है हमें जब लगने वाले बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग। जैसे यहाँ देखो, हो सकता है कि इसी मार्कर पे मैं एक अलग तरीके से बल लगाऊं, जैसे मैंने बीचों बीच इसको पकड़ा और दोनों साइड में बराबर बल से खींचा मैंने, अभी आप देखोगे तो सामान्य बल इसमें जीरो लग रहा है क्योंकि दोनों साइड में सेम मैंने बल लगाया। और फिर कहेंगे कि क्या बलागुण उत्पन्न हो रहा है, तो नहीं होगा, क्योंकि ये अपने अक्ष पर घूम नहीं रहा है, ये एक ही जगह रहेगा। लेकिन दोनों, जैसे दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होगी, एक की ऊपर रहेगी क्रिया रेखा, एक की नीचे रहेगी, तो ये अपने अक्ष पर घूमेगा, और घूमेगा तो हम कहेंगे यहाँ पर बलागुण काम कर रहा है। ठीक है, तो जब भी बात आती है घुमाने की तो वो घुमाता कौन है, बलागुण। तो यहाँ देखिए बलागुण की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बल आघूर्ण क्या होता है, देखिए बल आघूर्ण होता है आपके, कोई भी एक बल ले लीजिए, बल और बल के गुणा में दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की
लंबवत दूरी। अब यहाँ डायग्राम में देखिए कहीं पे आपको ये है पहले बल की क्रिया रेखा और ये है दूसरे बल की क्रिया रेखा, क्या इनके बीच में कहीं पे आपको लंबवत दूरी दिख रही? नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा बोलो, यहाँ लंब खींचना पड़ेगा। जैसे आपने लंब खींचा तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज की सहायता से हम क्या करेंगे, तो देखिए पहली बात तो आपको ये पता रखनी है, इसका सूत्र बल आघूर्ण को लिखते हैं टो से। टो बराबर क्या होता है बोलो, टो बराबर होता है F इंटू दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी को अपन ऐसे लिखेंगे, यहाँ A लिख दीजिए या B और इसको लिख दीजिए आप M। ये P B M आपने लंब खींच दिया समान, तो यहाँ मैं लिख दूंगा BM। ये जैसे आप वैल्यू रखोगे आपका क्या आ जाएगा, बल आघूर्ण का मान आ जाएगा। कैसे आएगा, तो देखो टो बराबर F की वैल्यू तो आप कोई सी रख सकते हो, चाहे आप समीकरण 1 से लिखो तो भी QE है, समीकरण 2 से लिखो तो भी QE है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर QE लिख रहे हैं, दोनों में सेम है ना, इसलिए। अब बात आती है कि BM की वैल्यू कहाँ से रखें, तो BM की वैल्यू के लिए मैंने अभी आपको डायग्राम में बता दिया कैसे करना है। ये जो आपका समकोण त्रिभुज है कौन सा, BMA, समकोण त्रिभुज BMA, इसमें आप क्या लगा दो, साइन थीटा। क्या लगा दीजिए, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है आपके लंब बटे कर्ण। जैसे आप लंब बटे कर्ण लगाओगे तो साइन थीटा से क्या प्राप्त होगा आपको, साइन थीटा इक्वल लंब आपका कौन सा है, जो थीटा के सामने होता है वो लंब है, यानी कि BM हो जाएगा आपके लंब अपॉन कर्ण कौन सा हो जाएगा, AB। और AB की वैल्यू कितनी है बोलो, 2A। कितनी है भाई, 2A। तो यहां से आपके BM की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी 2A साइन थीटा। क्या आ जाएगी बोलो, 2A साइन थीटा। किसकी वैल्यू आई, BM की, क्योंकि 2A को मैंने कहाँ भेज दिया, साइन थीटा के मल्टीप्लाई में भेज दिया। अब आप चाहो तो यहाँ पर BM की वैल्यू रख दीजिए 2A साइन थीटा, जिससे आपके क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ रख दिया अपन ने 2A साइन थीटा। अब इसको सरल कर लीजिए एक बार, फिर से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ Q दिख रहा है, यहाँ 2A दिख रहा है, और Q इंटू 2A क्या होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2A। तो मैं चाहूंगा कि Q इंटू 2A की जगह आप क्या लिख दो, P लिख दो। जैसे आप P लिखोगे जो लास्ट वैल्यू आएगी या जो लास्ट फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा आपके टो इक्वल टू, ये लिख दिया मैंने P, फिर हो गए आपके E और साथ में है साइन थीटा। ये किसका मान आ गया, बल आघूर्ण का। ठीक है भाई, तो बराबर P E साइन थीटा। P आपका है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, E आपका है विद्युत क्षेत्र, और साइन थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का कोण। अब यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं कि ये जो बल आघूर्ण है, बल तो आपका लग रहा है 0, ये निकाल लिया, लेकिन बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब होगा, बल आघूर्ण मैक्सिमम कब हो, तो मैक्सिमम के लिए कंडीशन है, आप ये देखो कि टो बराबर आपका जो फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो जब थीटा इक्वल 90 डिग्री हो, क्या हो, थीटा 90 डिग्री हो, क्योंकि साइन जीरो का मान तो कितना होता है बोलो, साइन जीरो का मान होता है 0, और साइन 90 डिग्री का कितना होता है 1। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ पर होती है, साइन 90। तो हम कहेंगे थीटा यदि 90 हो तो आपका जो बल आघूर्ण है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। यही क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। 2020 में जो पेपर हुआ था उसके अंदर आपसे पूछा गया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जो विद्युत द्विध्रुव है उस पर बल कितना लगता है, तो 0 लगता है, लेकिन बल आघूर्ण का मान पूछा था कि अधिकतम कब लगेगा, तो वहां थीटा की वैल्यू दे रखी थी 0, 45, 90 और 180। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। आ रही बात समझ में आप, तो इस प्रकार हमारे लगभग आपका जो विद्युत द्विध्रुव है वो आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं अपन, यहाँ तक मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिए थे, 15 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और इसका जो आंसर आपको पता होगा कितना आया था कि दो निर्वात में आवेश रखे हुए हैं, बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, देखिए 18 न्यूटन। ठीक है, अब बात आती है कि आपने यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक वाली, जैसे आपने 6 परावैद्युतांक वाली कोई प्लेट रखी तो क्या हो जाएगा, बल कम हो जाएगा। कितने गुना कम हो जाएगा, तो जितना उसका क्या है परावैद्युतांक, फिर 6 से डिवाइड करोगे 18 को, कितना हो जाएगा 3, यानी 3 न्यूटन इसका आंसर आ चुका है। ये अपन पहले ही कर चुके हैं। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य का जो आपका कार्यरत विद्युत बल है वो पहले की तुलना में हो जाएगा। जस्ट अभी जो 15वां क्वेश्चन है उसमें अपन ने क्या करा, एक कांच की प्लेट रखी 1 mm मोटाई की और उसका प्रावैधुतांक कितना था, 6 था। पहले बल कितना लग रहा था, 18 लग रहा था। फिर बाद में कितना लगा, कितना हो गया था, 3 हो गया। तो 18 था 3 हो गया, तो बढ़ा के घटा, कम हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई आवेश के मध्य कोई प्लेट रख दोगे जिसका कुछ ना कुछ अपना क्या है, प्रावैधुतांक है, तो हमेशा वो उस बल को क्या कर देगी, घटा देगी। या आपको मैंने 3 पॉइंट नोट करवाए थे, क्या कि यदि आपके आवेश निर्वात या वायु में हो, क्या हो बोलो, निर्वात या वायु में, तब उनके बीच में लगने वाला जो बल है वो लगता है सर्वाधिक, मैक्सिमम लगेगा। कब, जब वो कहां पर हो, निर्वात या वायु में। लेकिन इसी जगह किसी कुचालक माध्यम में आपने रख दिया, कोई विद्युत रोधी माध्यम में रख दिया, तब इनके बीच में सर्वाधिक नहीं लगेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब पहले की बजाय थोड़ा कम हो जाएगा। और इसी जगह यदि कोई सुचालक माध्यम ले लिया आपने, क्या ले लिया बोलो, सुचालक माध्यम, सुचालक माध्यम में आपका जो बल है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। इस प्रकार घटता जाता है आपका बल। तो यहाँ पर यही पूछा है, आपने आवेशों के मध्य कोई कांच की प्लेट रख दी तो अब क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, भाई बल है वो घट जाएगा। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ है। इसको थोड़ा कंप्लीट कर लो पहले। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण इतना दे रखा है, इसके गुणा में आपको लिखना है 10⁻⁻30, यह है कूलाम इंटू मीटर। बोलो क्या है, बोलो कूलाम इंटू मीटर। समझ गए होंगे किसका मात्रक है, अच्छे से बता दिया मैंने आपको। फिर बात करते हैं, निकालना क्या है, उसके आयनों के मध्य की दूरी। क्या निकालनी है, आयनों के मध्य की दूरी। तो यहाँ थोड़ा मिस हो रखा है, इसको भी आप कर लीजिए, 10⁻11 मीटर। अब चेक करते हैं कि कौन सा आंसर आने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए आप। HCl अणु है, HCl अणु में जब H और Cl अलग अलग टूटेंगे तो ये H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस। ऐसे होता है, HCl H प्लस और Cl माइनस में। अब देखो एक तरफ प्लस बन गया, एक तरफ माइनस बन गया, तो ये तो एक तरीके का द्विध्रुव बन गए, क्योंकि द्विध्रुव में अपन एक तरफ लेते हैं प्लस क्यू और दूसरी तरफ लेते हैं माइनस क्यू, और बीच की दूरी कितनी लेते हैं बोलो, 2a। अब आपको पूछा है दोनों के मध्य की दूरी, तो आपको सूत्र याद रखना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। किसका याद रखना है बोलो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे आप P से लिखते हो, P बराबर होता है Q इंटू 2a। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, एक बार वो वैल्यू यहाँ पे रखिए और उसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसा आएगा, तो देखिए P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना दे रखा है बोलो, 3.4 इंटू 10⁻⁻30 इक्वल Q। आयनों के मध्य की दूरी चाहिए, आपको Q नहीं दिया हुआ। देखो Q नहीं देने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ आपको समझना है कि जब H प्लस बनाएगा Cl माइनस बनाएगा, कब बनता है, किसी भी वस्तु पर आवेश मतलब आता है तो या तो इलेक्ट्रॉन देने से आता है या इलेक्ट्रॉन लेने से। यदि कोई वस्तु ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पर प्लस आ जाएगा और ले लिए तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ H ने दिया है तो इसमें प्लस है, Cl ने लिया है तो माइनस है। कितना, 1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर इंटू क्या है, 2a। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि 2a लिखूं या कितना लिखूं। आपको दोनों आयनों के मध्य की दूरी पूछा है, उस आयनों के मध्य की दूरी को आप मान लो d। क्या मान लो बोलो, d मान लो। आप क्या मान लिया आपने, d मान लिया, और इसी d का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये d आपको फाइंड करना है, बस आसान है, जो इस d के मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेजो और सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ सोल्व कर लेते हैं, देखो d इजकल टू, ये जो आपका मल्टीप्लाई में वो इसके डिवाइड में भेज दीजिए, तो क्या बनेगा, 3.4 इंटू 10⁻⁻30 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है भाई। अब देखो दोनों के अंदर एक एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट हट जाएगा, और आपकी जो संख्या बचेगी पीछे वो बचेगी 34/16 इंटू, अब 10 की पावर को सरल करो, ऊपर है 30 नीचे है 19, कितना बचेगा बोलो,
अरे ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 19 हो जाएगा ना, माइनस के 30 में से प्लस के 19 गए तो कितना बचेगा, 10 की घात माइनस के 11 बचेंगे। इसके इसमें भाग लगा दीजिए, लगभग कितना जाएगा, देखिए आप 16 दूने 32, इसको काटेंगे तो 2 बार गया 32, कितने बचे पीछे 2, अब 2 में भाग नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, पीछे उतारेंगे क्या, 2 के पीछे 0, तो हो गए कितने 20। अब 16 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 16 एकम 16, अब 20 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा 4, 4 के पीछे फिर से 0 उतारेंगे, कितना हो जाएगा 40, और फिर 16 दूने 32, और गुणा में कौन है 10 की घात माइनस 11, और दूरी है तो मात्रक क्या लगाओगे, मीटर। ये आपका आंसर आ गया 2.12 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट। आसान है कि नहीं है? जब अपन ने टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं, डेरिवेशन अपन ने कंप्लीट की है, एक एक पॉइंट को आपने समझा है, तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान है। और 80% एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल फॉर्म में क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपको कोई संख्या नहीं देके अलग तरीके से पूछे, लेकिन उसका जो टाइप रहेगा वो इसी टाइप का रहेगा। आ रही बात समझ? चले अगले क्वेश्चन की ओर। अठारह नंबर क्वेश्चन देखिए आप, कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन है, वो समरूपी विद्युत क्षेत्र के अंदर, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लो आप, ये भी 2 बार पूछा गया है। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उनके त्वरणों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब देखो, पहले पार्ट में अभी तक त्वरण का ही नाम आया ही नहीं, अपने आवेश चला, आवेश के बाद में विद्युत क्षेत्र चला, ठीक है, लेकिन कहीं पे त्वरण आया नहीं आया, गति से रिलेटेड बात ही नहीं हो रही, लेकिन यहां पूछ लिया त्वरण, तो हो सकता है कोई बच्चा कंफ्यूजन में रह जाए। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कैसे करना है तो सुनिए आप। तो ये देखिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, वो दोनों किस में है, समरूप विद्युत क्षेत्र के अंदर आपके स्थित है, ठीक है। आपसे पूछा है कि उनके त्वरणों का अनुपात। तो जब भी विद्युत क्षेत्र के अंदर आप चाहे प्रोटॉन को रखोगे चाहे इलेक्ट्रॉन को रखोगे, तो उन पे बल तो लगाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस होता है, मतलब धनावेशित, और ऋणावेशित कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। दोनों पर जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो बल लगाएगा। उस बल के रूप में अपन देखो क्या लिखेंगे, आप एक सूत्र बल का पढ़ रखे हो, F बराबर होता है ma, और एक इस पार्ट के अंदर पढ़ा F बराबर Q इंटू ई, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यहां आपको दिख रहा है कि ये जो पहला मैंने जो फॉर्मूला लिखा, इसमें a आ रहा है, मतलब त्वरण आ रहा है, कहीं ना कहीं यहां से अपन निकाल सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। दोनों में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड आपका f है, तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर लेंगे, तो क्या होगा देखो, 1/2 से क्या लिखोगे आप, 1/2 से मैं लिख दूंगा ma इजिकल टू q इंटू ई। अब अपन क्या करते हैं, एक बार इसको रखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, और फिर रखेंगे इसको प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए देखो कैसे, यहाँ रखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, त्वरण भी आपका ए ई लिख दो नीचे, मतलब किसका हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण हो जाएगा, बराबर क्यू, क्यू क्या है, क्यू है चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो केवल लिख दीजिए ई, और साथ में है विद्युत क्षेत्र। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 3। अभी अपन ये तो बनाए किसके लिए, इसके फॉर्मूले के लिए। अब जो कर रहे हैं वो सोल्व कर रहे हैं अपन क्वेश्चन, कैसे होगा देखिए। अब लिखो सेकंड प्रोटॉन के लिए, यही फॉर्मूला यूज करोगे, कैसे तो देखिए। अब लिखेंगे अपन मास ऑफ प्रोटॉन, फिर ए नीचे प्रोटॉन, और फिर आवेश की जब भी बात आए, तो चाहे इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात आए चाहे प्रोटॉन पर, दोनों का आवेश हमेशा इक्वल होगा, और कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये पता है आपको। तो यहाँ पर आपके ई का ई रह जाएगा और ई का ई रह जाएगा, मतलब दोनों ये वाले चीजें सेम रह जाएगी। और आपको क्या करना है, दोनों का कंपेरिजन करना है, तो डिवाइड कर दो, 3/4। जैसे ही डिवाइड करेंगे ई अपॉन ई, इस ई से ई कट जाएगा, दोनों ई यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। अब देखो क्या बचा, यहाँ अपन बात करें, हमें किसका त्वरण का अनुपात पूछा है, इलेक्ट्रॉन पहले है प्रोटॉन बाद में है, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर रख दीजिए, ए ई अपॉन ए पी, ए ई अपॉन ए पी। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन है, ये उल्टे चले जाएंगे कहाँ पर, राइट हैंड साइड में। तो जो अपॉन में है वो जाएगा ऊपर, मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर जाएगा,
और नीचे आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात आपको? ये जो इसका आंसर है वो हो जाएगा। और आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है तो देख लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पहले बात तो ये थी कि कहीं हमें त्वरण पढ़ा नहीं पहले पार्ट में, लेकिन फिर भी देखो काम में आया। कैसे आया? तो हमने ये जो गति के द्वितीय नियम से प्राप्त जो सूत्र है F बराबर m है, इसका यूज किया अपन, और एक हमारे पास पहले से सूत्र ये आ गया, दोनों को इक्वल करा और अपन ने यहाँ पर इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 90, ये अभी मैंने करवाया आपको, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। कि एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र, मतलब एक समान, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्यरत होगा, इनमें से क्या लगेगा? तो अभी अभी मैं आपको करवा के आया हूं ये, कि कोई विद्युत द्विध्रुव है, उसको आपने विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा, तो उस पर क्या क्या लगेगा? बल लगेगा या बल आघूर्ण लगेगा? ठीक है, तो ऑप्शन आपको सारे दे रखे हैं। क्या केवल बल आघूर्ण लगेगा, क्या केवल बल लगेगा, या दोनों लगेंगे, या दोनों ही नहीं लगेंगे? तो अभी मैंने बताया कि लगने वाला जो सामान्य बल है वो तो हमारे आया 0, लेकिन बल आघूर्ण का मान कुछ ना कुछ आया। वो कितना आया? पीई साइन थीटा। आया कि नहीं आया? अभी फॉर्मूला आया ना। तो बल, केवल बल गलत हो जाएगा, दोनों भी नहीं लगेंगे, दोनों नहीं भी लगेंगे। मतलब कुल मिला के बात यह है कि सामान्य बल 0 है, लेकिन बल आघूर्ण जरूर लगेगा। तो केवल बल आघूर्ण अपना आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। आ रहे समझ भाई? जब अपन ने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, आपका जो टॉपिक वाइज अपन ने थ्योरी और डेरिवेशन करी है वो क्लियर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली क्वेश्चन केवल पढ़ना है और आंसर जल्दी से टिक करना है। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए कि एक विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P तथा E, किस किस के बीच की बात हो रही है? एक तो हो रही है P यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और एक E, P वेक्टर और E वेक्टर। ये इन दोनों के बीच में थीटा कितना होना चाहिए, ये भी अभी जस्ट मैंने करवाया है। तो आपको पता है कि बल आघूर्ण होता है टो बराबर PE साइन थीटा। जब टो के बारे में पूछा कि अधिकतम कब होगा, तो देखो P और E के मान तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि थीटा, साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो साइन थीटा की वैल्यू जब आप थीटा 90 रखते हो तो आपकी वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो आपका बल आघूर्ण का मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है भाई, 0 पर 0 होगा, 90 पे अधिकतम होगा। ये हो गया अपना 20वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां क्वेश्चन पढ़िए आप। कि स्थिर वैद्युतिकी के अनुप्रयोग हैं। इस पार्ट की जब शुरुआत करी थी अपन ने, तब मैंने आपको एक हेडिंग डलवाई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसकी डेफिनेशन भी बताई थी, इसको समझाया था मैंने कि यदि आपका आवेश स्थिर अवस्था में है, तो स्थिर अवस्था के दौरान आवेश के साथ जो चीजें घटित होगी या जो घटनाएं घटित होगी या उससे हमारे को जो चीजें प्राप्त होगी, जैसे स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र बनाता है, विद्युत विभव बनाता है, जब गति करने लग जाता है नियत वेग से तो चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, ठीक है, विद्युत धारा बनाता है। तो वो सारी चीजें हमने किसमें पढ़ी कि स्थिर विद्युत की वह ब्रांच है भौतिक विज्ञान की जिसमें स्थिर आवेशों से रिलेटेड जो आपकी घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पूछा है कि स्थिर विद्युतिकी के अनुप्रयोग क्या क्या है, मतलब यूज क्या है, इससे क्या क्या बनाया जा सकता है, आज के दैनिक जीवन में इसका क्या रोल है। तो आप जो आज के टाइम में कंप्यूटर प्रिंटर देखते हो, जो फोटोकॉपी मशीन है, छायाप्रति मशीन या भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ, ये तीनों जो उपकरण है, चाहे कंप्यूटर प्रिंटर की बात करें या छायाप्रति मशीन यानी फोटोकॉपी वाली जो मशीन है, या सिस्मोग्राफ जो भूकंप लेखी जिसे कहते हैं, भूकंप का मापन करता है, ये सारे के सारे किस पे आधारित है? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, यानी कि किस पर? स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित है। यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही चीजें अपने अनुप्रयोग है किसके? स्थिर वैद्युतिकी के। ठीक है भाई, देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है
अच्छा क्वेश्चन है, अभी अपन ने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, उसी पर आधारित है। क्या है देखिए कि 9 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, या आप कह दीजिए ये आवेश है, बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित हैं। एक अन्य आवेश जो है q, वो दोनों आवेशों के को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखे कि वो संतुलन में रहे। कहने का मतलब है यहाँ पर है 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 4 इलेक्ट्रॉन, ये दो आवेश रखे। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, एक q आवेश को रखना है। इसको किस प्रकार से रखें कि ये जो है वो संतुलन में बना रहे। अब संतुलन में कैसे बना रहेगा, तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। या आप देख लीजिए कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला भी इस पे बल लगाएगा, ये वाला भी इस पे बल लगाएगा। तो हम बल की सहायता से कैसे संतुलन की अवस्था बनाएंगे, वो आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ टोटल जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी दे दी, r, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको हमें क्या बताना है कि जो मध्य में आवेश आपने रखा है q, उसकी डिस्टेंस कितनी है, चाहे 9q से बता दो या फिर 4q से बता दो। तो अपन एक काम करते हैं, यहां से इसकी डिस्टेंस लेते हैं x, मान लिया अपन, बोलो कितना मान लिया, अपन ने माना कि जो बिंदु आपका q आवेश है वो इस वाले आवेश से कितना दूर है, x दूरी पर है। तो बताओ ये दूरी कितनी बचेगी, दिमाग लगाओ आप, समझ में आया आप। यहां से यहां तक x है और यहाँ टोटल कितनी है, r है, तो कितनी बचेगी, r माइनस एक्स, r में से x घटा लेंगे, यही तो होगा। ठीक है, एक बार डायग्राम को वापस देख लीजिए। यहां रखा अपन ने 9 इलेक्ट्रॉन, यहां रखा 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है r। यहाँ बीचों बीच हमें क्या रखना है, एक q आवेश रखना है, और इसकी संतुलन की स्थिति आपको ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है भाई, संतुलन की स्थिति। तो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, x, तो ये कितनी बचेगी, r माइनस एक्स। अब आपको क्या करना है, दोनों आवेशों के कारण इस q पर कितना आवेश लग रहा है, सॉरी कितना बल लग रहा है, वो आप निकाल लीजिए, और संतुलन में है तो दोनों को बराबर भी करेंगे। तो देखिए ये इस पे कितना बल लगाएगा, तो बल का सूत्र अपन ने पढ़ रखा है, F बराबर होता है K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही तो बड़ा कूलाम नियम। ठीक, तो ये इस पे बल लगाएगा K Q1 कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन, इनटू ये कितना है, Q का Q रख देंगे, और अपॉन में दूरी कितनी है, x, तो हो जाएगा x का स्क्वायर। ये अपन ने किसके बीच में लगने वाला बल निकाला, 9e और q के बीच में, ये दोनों, ये बराबर होना चाहिए किसके, उधर वाले बल के बराबर। तो k यहाँ है 4 इलेक्ट्रॉन, और फिर है आपका दूरी r माइनस एक्स, और अपॉन में हो जाएगा आपकी कितना डिस्टेंस, सॉरी ये 1 मिनट रुकिए आप, यहाँ r माइनस एक्स नहीं आएगा, यहाँ तो आएगा चार्ज कितना q, अपॉन में आएगी डिस्टेंस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो कट रहा है पहले उसको काट दीजिए, देखो k से k कट रहा है, ठीक है, k से k काट दिया, और e से e कट रहा है, q से q कट रहा है, ऊपर बचा यहाँ पे 9, नीचे बचा एक्स स्क्वायर, अब बराबर ऊपर बचा यहाँ पर 4, नीचे बचा आपके r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी और सरल करना है तो ये काम कर दो, हमें स्क्वायर भी हटाना है, स्क्वायर हटाए बिना थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। ये शॉर्ट भी दिया, इससे जल्दी से आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, अब बात करें, जब आपने इसके ऊपर अंडर रूट लगा दिया दोनों तरफ, तो इसका अंडर रूट निकाल दीजिए। 9 का अंडर रूट कितना होता है बोलो, 3 होता है, और x के ऊपर से तो स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि ऊपर अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा x बराबर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, बराबर में अंडर रूट 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2, और यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा, बच जाएगा r माइनस एक्स। यहाँ तक अपन ने सोल्व कर दिया। अब आपको क्या ऑप्शन में ये कोई आंसर दिख रहा है इस प्रकार, अभी तक तो नहीं आ रहा, पीछे r दिख रहा है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू निकाल। तो आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दीजिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, देखो 3 को इससे करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू आर, देखो 3 इंटू आर, फिर किसकी सिंबल है, माइनस का सिंबल, 3 को किससे करेंगे,
x तो हो जाएगा 3x इक्वल, हो गया ना, इससे 3 से 3r हो गया माइनस 3x, अब इधर हो जाएगा 2x इक्वल 2x। अब x वालों को एक तरफ कर दीजिए, r वालों को एक तरफ कर दीजिए, तो क्या आएगा 3r इक्वल टू 2x, ये माइनस का 3x उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3x, यहाँ बचा 3r इक्वल 2x और 3x हो जाएगा 5x, और हमें केवल r की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा 5x अपॉन ये चला जाएगा 3, ये आपका फाइनल आंसर 5/3x। या आपको देखो r की वैल्यू चाहिए, यदि पीछे r दिया हुआ है तो इधर से x निकाल लो, ठीक है, r की वैल्यू पूछेगा तो 5/3x होगा, और यदि x की वैल्यू पूछे x की तो ये 5 नीचे जाएगा, यानी 3/5r। ये दोनों ही वैल्यू आपको निकाल के रखनी है, जो आपसे ऑप्शन में पूछे वो आपका जवाब हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ आपका आंसर आएगा 3/5r, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर, ठीक है भाई। तो इस प्रकार अपन ने लगभग आपका जो पहला चैप्टर है वो 80% अपन ने कवर कर लिया। अब इसका एक और वीडियो लास्ट जो बनेगा उसके अंदर अपन विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम, जिससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा टॉपिक है, मार्किंग वाला है, तो आप जो भी क्लास से ले रहे हो उनको बढ़िया आप नोट्स में बनाइए और शॉर्ट नोट के रूप में लिख के रखें, और जो ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और भी आपको कोई क्वेश्चन जो नहीं आ रहा हो या टफ लग रहा हो हमें भेज सकते हो आप, उसका सॉल्यूशन आपको हम जल्दी दे दें।